लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी MDH की राजनीति का अंतिम संस्कार करने वाला है। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी वक्फ संशोधन कानून की। जी हां, वक्फ बिल कानून की शक्ल लेने ही वाला है। आज राज्यसभा में एक और अग्नि परीक्षा है। राज्यसभा में आज वोटिंग होगी, चर्चा इस वक्त जारी है। लेकिन आज महाभारत में बात कर रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार के रिपोर्ट कार्ड में एक और टिक मार्क हो गया है। एक और टिक मार्क, राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, ये वो मुद्दे हैं, जो वो वादे हैं जो मोदी सरकार ने किए और उन्हें पूरा किया। और उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वादा वक्फ संशोधन बिल, यानी कि वक्फ में बदलाव, वक्फ में पारदर्शिता। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने इस काम को अंजाम देने के लिए कैसे कदम बढ़ाए हैं, आज उसी का एक फाइनल काउंटडाउन है। क्योंकि राज्यसभा में आज चर्चा के बाद वोटिंग होने वाली है, फिर कानून बनने से एक कदम दूर रह जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की इस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में एक और टिक मार्क हो गया है, और यह बहुत बड़ा टिक मार्क है। वक्फ संशोधन बिल, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पर काम किया है। आज महाभारत में बात करूंगी अमित शाह की दो टूक के। अमित शाह ने दो टूक क्या कहा है? अमित शाह की दो टूक कुछ लोगों को धमकी लग रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन बिल के मामले में साफ तौर पर कह दिया, यह देश की संसद का बना हुआ कानून होगा, इसे हर किसी को मानना होगा। गृह मंत्री के इस बयान की चर्चा कल से जोर शोर से हो रही है। गृह मंत्री ने कहा कि बहुत से सांसद इस बार को बार बार कह रहे हैं, रिपीट मोड पर कह रहे हैं कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। विपक्ष के सांसद लगातार धमकी दे रहे हैं। इस देश में संसद कानून बनाती है और कानून हर किसी को स्वीकार करना होगा, मानना होगा। अब विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री ने तो संसद में धमकी दे दी। क्या गृह मंत्री की दो टूक धमकी है? देश के कानून को मानना हर किसी का कर्तव्य नहीं है क्या? फिर गृह मंत्री की दो टूक धमकी कैसे है? आज महाभारत में यह पूछ रही हूं। इसी के साथ साथ पूछ रही हूं कि कानून फाड़ा, अब आगे क्या? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये AIMIM के अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी की है। कल जब चर्चा चल रही थी तो असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में वक्फ संशोधन बिल की कॉपी को फाड़ दिया और उन्होंने कहा मैं इसे फाड़ता हूं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा मैं इसके खिलाफ हूं और इसे फाड़ता हूं। अब इसका मतलब फाड़ने के बाद आगे क्या? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कह रही है कि हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, शहर शहर शाहीन बाग करेंगे। आज इस पर भी महाभारत कर रही हूं कि जो कानून बनाने की बात सरकार कर रही है, उसकी कॉपी पहले आपने फाड़ी, अब आगे एजेंडा क्या है? क्या देश में अलग अलग राज्यों में शाहीन बाग करने की कोशिश की जाएगी MIM के द्वारा? इस पर महाभारत। इसी के साथ साथ मुद्दा यह कि सियासी हल्ला तो बहुत है, लेकिन संसद में चुप्पी है। और यह क्यों कह रही हूं? क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल देर रात की राहुल गांधी की तस्वीरें हैं। वो संसद में पहुंचे थे, वोटिंग से पहले पहुंचे थे। अब जो कांग्रेस पार्टी इसे संविधान पर सबसे बड़ा हमला बता रही है, कह रही है कि मुसलमानों के धार्मिक अधिकार को छीना जा रहा है। ये वो ट्वीट है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं, लेकिन जिस वक्त इस पर चर्चा हो रही थी उसमें संसद से नदारद थे। राहुल गांधी उस वक्त मौजूद नहीं थे, वो देर रात आए। ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी के आते हुए। और प्रियंका वाड्रा ने तो वोटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया। अब इस पर सवाल कौन उठा रहा है? इस पर सवाल मुसलमान नेता उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं इतना सियासी हल्ला इस पर, लेकिन संसद में आप गायब रहे, संसद में आपकी मौजूदगी भी नहीं दिखी। आखिर इस पर भी आज महाभारत करूंगी कि इतना हल्ला,
जिस कानून को आप संविधान पर सबसे बड़ा हमला बता रहे हैं, उस कानून की चर्चा में आपने हिस्सा तक नहीं लिया। आज महाभारत इस पर कर रही हूं। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए और फिर मेहमानों से परिचय। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लोकसभा में जहां कल देर रात 232 के मुकाबले 288 वोटों से वक्फ बिल पास हो गया, तो वहीं आज राज्यसभा में बिल पर चर्चा जारी है। एक तरफ किरण रिजिजू ने चर्चा के दौरान वक्फ की मनमानी गिनाई, तो साथ ही कांग्रेस की हकीकत भी बताई। 2013 में 123 प्रॉपर्टी को तो उस समय सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया था। उसके बाद कई लोगों ने कहना शुरू किया और स्टेटमेंट मीडिया में भी है कि ये पूरा पार्लियामेंट बिल्डिंग भी वक्फ प्रॉपर्टी है। तो कितना खतरा मंडरा रहा था हमारे सर के ऊपर में, आप सोचिए। कल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दो टूक कह दिया कि कानून संसद बनाती है और हर किसी को मानना पड़ेगा। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की। ये संविधान के हिसाब से जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। जहाँ एक तरफ सरकार वक्फ बिल की खासियत बता रही थी, तो वहीं AIMIM के सांसद और अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हरे सदन में वक्फ बिल की कॉपी फाड़ दी। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। विपक्ष लगातार वक्फ बिल के खिलाफ हंगामा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसे संविधान पर बड़ा हमला बताया, लेकिन बहस के दौरान प्रियंका और राहुल नदारद दिखे, जिस पर मुस्लिम संगठनों ने सवाल उठाया है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, मैं भी रात को 2 बजे तक के टीवी से जुड़ा रहा और निगाहें जो थी वो प्रियंका गांधी जी को तलाश करती रही। जहां पर एक एक वोट की कीमत वाला, वो बात अलग है कि बिल गिर गया और विपक्ष ने जो था पूरी तरीके से जो था वो वोटिंग नहीं करा पाया, मगर एक एक वोट की जहां के ऊपर अहमियत होती है वहां के ऊपर प्रियंका जी का ना दिखाई देना, यह बड़े अफसोस का विषय है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया तो देश में जगह जगह जश्न की तस्वीरें भी आई। लोगों ने कहीं मिठाइयां खिलाई तो कहीं सेवैयां। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को लेकर ऐसा हमला किया जिसकी चर्चा हर तरफ होने लगी। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। योगी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं मुसलमान संगठन के कई नेता मोदी की तारीफ करते थक नहीं रहे। मैं एक अपील करना चाहता हूं देश के तमाम मुसलमानों से कि एक बार वक्फ बिल को पढ़ें। अब साफ हो रहा है कि मुसलमानों का हमदर्द कौन है और दुश्मन कौन है। बिल्कुल साफ हो चुका है कि वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए तोहफा लेके आ रहा है। माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आम गरीब मुसलमानों के लिए उन्होंने चिंता की और तथाकथित जो बरसों बरस से काबिज होकर चंद लोग वक्फ की संपत्तियों को हड़प रहे थे और उसकी मंशा को, वाकिफ की मंशा को पूरा ना होने दे रहे थे, उन पर लगाम लगाने का काम किया। मैं बहुत बहुत इस बिल का स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक बात बिल्कुल साफ है कि जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्ष के कई नेता इस कानून के विरोध में खड़े हैं, तो कई मुस्लिम संगठन इसके समर्थन में भी खुलकर सामने आ गए। आज राज्यसभा में पास होने के बाद ये बिल कानून बनने से सिर्फ एक कदम दूर रह जाएगा और नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट कार्ड में एक और टिक मार्क साफ नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और मेरे मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हमारे साथ हैं। अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज MIM के नेता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत एक बड़ी खबर से कर रही हूं, जरा ये बयान सुन लेते हैं एक बार। वक्फ बिल पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी लेकिन वेतन के पैसे नहीं रहे हैं, इसका मतलब है वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी हो रही है। आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में अब सुधार की जरूरत थी। आरिफ मोहम्मद खान का यह बयान है। जितनी बार किसी भी मुसलमान नेता का वक्फ बोर्ड के समर्थन में कोई बयान आता है तो विपक्ष के नेता बहुत जल्दी से कह देते हैं कि ये संघ के हैं, ये बीजेपी के एजेंट हैं। आरिफ मोहम्मद खान पर भी इस तरह की तोहमतें कई बार लगाई गई हैं, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान खुलकर बोल रहे हैं। और आप जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं, एक विद्वान नेता हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और वो बात खुलकर कहते हैं, खरी खरी कहते हैं। लेकिन मैं शुरुआत आरिफ मोहम्मद खान का ये बयान जो कह रहे हैं वो कि वक्फ की प्रॉपर्टी तो बढ़ती गई लेकिन कोई आमदनी नहीं थी और सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे, इन्हीं में सुधार करने के लिए वक्फ संशोधन बिल आया। मेरा पहला सवाल अजय आलोक जी आपसे है, क्योंकि अमित शाह जी का वो बयान जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि ये देश की संसद का कानून होगा और स्वीकार करना होगा। अब विपक्ष कह रहा है ये तो धमकी दे रहे हैं गृह मंत्री संसद में। गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि देश की कानून व्यवस्था, देश की न्याय व्यवस्था हर कुछ सुचारू ढंग से चलते रहे। और संसद के अंदर खड़े होकर अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहता है कि मैं इस बिल को फाड़ता हूं, हम इस बात को नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे? आप किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको इस देश के कानून को मानना पड़ेगा। अगर आप देश के कानून को नहीं मानेंगे तो आप अपराधी होंगे और अपराधी की जगह जेल होती है। इसमें कौन सी नई बात हो गई? इसको धमकी मानने की क्या जरूरत है भाई? क्या हम लोग न्याय व्यवस्था को नहीं मानते हैं? हम लोग न्याय प्रणाली को नहीं मानते हैं? हम लोग पुलिस का आदर नहीं करते हैं? और जो ये धमकी चल रही है ना कि जगह जगह शाहीन बाग होंगे, तो मैं एक बात मैं आपके चैनल पे बहुत ईमानदारी से कह देता हूँ, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कोशिश भी मत कीजिएगा इस मामले पे शाहीन बाग वगैरह करने की। जिनके मंसूबे अगर इस तरह से पल रहे हैं उनको बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। इसलिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अपने न्यायिक तरीके से जाइए। ठीक है, अगर आपको इस बिल से दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, जाइए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए। आज तक एक भी असंवैधानिक कार्य मोदी सरकार ने नहीं किया है और आगे भी हम कोई असंवैधानिक कार्य नहीं करेंगे। ये वक्फ कोई मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ना ही कोई हिंदुओं का मुद्दा है। इसको धार्मिक बनाने की जो कोशिश हो रही है ये एब्सोल्युटली गलत है। ये प्योरली विशुद्ध रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बिल है जो कि वक्त में कंप्लीट धांधली चल रही थी, चोरी चल रही थी। उन चोरों को, उन ठेकेदारों को, उन दलालों को भगाने के लिए ये जरूरी था, भू माफियाओं को खत्म करने के लिए जरूरी था और वही काम इस सरकार ने किया है। आम मुसलमान को सबसे बड़ी ईदी है ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। बड़ा बयान दे रहे हैं अजय जी, वो कह रहे हैं ये आम मुसलमान को ईदी है। धार्मिक रंग आप दे रहे हैं भाटी जी। आपके सांसद बोलते हैं कि ये हमारी धर्म की आजादी को छीनने वाला कानून है। मैं इसको एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ कह रही हूं क्योंकि ये बार बार इतनी बार कह दिया गया, लेकिन संसद में अजय जी आज ये कह रहे हैं कि ये धर्म से जुड़ा नहीं है, ये पारदर्शिता लाना वाला कानून है। लेकिन आपके सांसद ने आज भी कहा, रामगोपाल जी ने, कि ये तो नाजायज कानून है, सड़कों पर उतरेंगे। कौन सी धमकी क्यों है भाई? भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को एक सुर में ये कहना है कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है। वक्फ बोर्ड का गठन कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक के लोग नहीं करते, ना मुल्ला मौलवी मौलाना करते हैं। वक्फ बोर्डों का गठन राज्य सरकारें करती हैं। अभी आपने आरिफ मोहम्मद खान का बयान सुनवाया। बिहार में 15 साल से लगभग बीजेपी गठबंधन की सरकार है। अभी आपने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का बयान सुनवाया, वहाँ भी लगभग 20 साल से बीजेपी की सरकार है। गुजरात का भी जिक्र आया, गुजरात में इतनी ज़मीनें इतनी हड़पी गई, 25 साल से ज़्यादा, बल्कि 30 साल से, 1995 से 30 साल से बीजेपी की सरकार है। ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, केंद्र में 11 साल से बीजेपी की सरकार है। यानी कि बीजेपी ने जो लोग बैठा रखे थे वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, वो भ्रष्टाचारी हैं, ये इस बात का सबूत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कह रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ये बिल लेके आ रहे हैं, अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। इसमें एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाता हो। इसमें प्रावधान ऐसे किए हैं कि उसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, गैर मुस्लिमों का बहुमत हो जाएगा, सरकार के लोग ज़्यादा हो जाएंगे, आरएसएस के लोगों को घुसा दिया जाएगा। और हमारा खुला आरोप है कि सरकार की नज़र वक्फ की ज़मीनों पर है। कल तक ये सारे लोग कह रहे थे वक्फ की 1 इंच ज़मीन भी नहीं ली जाएगी। कल लोकसभा में बिल पास हुआ, आज के ही अखबार में मेरे पास
उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख अखबार है, मेरे हाथ में है। आज के अखबार में खबर है, प्रदेश में 98% वक्फ संपत्तियों पर मंडराया खतरा। यानी लोकसभा में बिल पास होते ही उत्तर प्रदेश की वक्फ प्रॉपर्टी के 98% हिस्से पर खतरा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हम तो 1359 फसली का रिकॉर्ड मानेंगे। 1359 फसली का मतलब है 1952, यानी 1952 तक जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उसे हम मानेंगे, बाकी को हम नहीं मानेंगे, वो राज्य सरकार में दर्ज हो जाएगी। तो ये खेल किया जा रहा है वक्फ की जमीनें हड़पने के लिए, और मुसलमानों को परेशान करते हुए देखकर बीजेपी के लोगों को कुछ खुशी मिलती है। इनकी मानसिक बीमारी है। अच्छा। तो साइको किलर आप सुनते होंगे नहीं? साइको किलर, बस 10 सेकंड ले रहा हूँ। साइको किलर जो मर्डर करता है उसमें उसका कोई खास उद्देश्य नहीं होता, ना उसका कोई झगड़ा होता है, उसे आदमी को मारते हुए आनंद आता है। तो ये बीजेपी के लोगों की एक बीमारी है, इन्हें मुसलमान को परेशान करने में आनंद आता है। ये बार बार ऐसे आदेश जारी करते हैं, ऐसे कानून लेके आते हैं जिससे मुसलमान थोड़ा परेशान हो। अच्छा, ये वाले आरोप, क्योंकि अजय जी मुझे लगता है बहुत गंभीर आरोप है, इस पर जवाब दे दीजिए जिससे पहले मैं बाकी मेहमानों पर जाऊं, विवेक जी पर जाऊं, हाजी जी पर जाऊं। ये वो कह रहे हैं योगी जी अलग बयान दे रहे हैं, केंद्र की जो सरकार कानून ला रही है वो अलग है। ये गंभीर आरोप है भाटी जी का। देखिए, सबसे पहली बात कि वक्फ की जितनी जमीन डिक्लेयर्ड जमीन है वो ऑलरेडी डिजिटलाइज हो चुकी है, जिसकी रजिस्टर्ड डीड है। और जितनी विवादित जमीन है, जितनी सरकारी जमीनों पर वक्फ ने कब्जा किया हो, अगर भाटी जी की बात माने तो जो अभी पार्लियामेंट पे जहां से वक्फ बिल पास हो रहा है वो भी वक्फ बोर्ड का है। उस पर सरकार क्लेम करेगी तो गलत कर रही है ना। पूरा अगर उसके हिसाब से मुगल ने जितना शासन किया पूरे देश पे, तो सारा देश ही वक्फ का है, कर दीजिए पूरे देश को उनका नाम। अखिलेश कल जब भाषण दे रहे थे उस वक्त अखिलेश को आजम खान याद नहीं आए? 450 एकड़ जौहर यूनिवर्सिटी जो बना हुआ है, किसकी जमीन है वो? आजम खान के चचा की है जमीन वो, कि वक्फ बोर्ड की जमीन है? ये जो अतीक अहमद से अभी जमीन छुड़ाई गई है 225 एकड़ प्रयागराज में, किसकी जमीन थी वो? वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं थी। उस वक्त अखिलेश के मुंह में दही जम गई थी। राजकुमार भाटी को याद नहीं आ रहा है? लाइन से इमरान मसूद सहारनपुर, किसकी जमीन है? वक्फ की जमीन नहीं है, मेरा जवाब दे दीजिए। मुख्तार अंसारी गाजीपुर, किसकी जमीन पे बैठे हुए हैं कब्जा कर करके? वक्फ की जमीन नहीं है। लगातार महाराज आप लोग कब्जा करके, कांग्रेसी सपा इतिहास रहा हुआ है बिहार में। लाइन से 50 सांसद कांग्रेस के निकल गए 99 में से भी, जो वक्फ की जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं। अरे दिल्ली में बता रहा हूं, आईटीओ पे 1.5 एकड़ जमीन आईटीओ पे किराया दे रहे हैं 80 रुपए। रिफॉर्म्स नहीं चाहिए? आज उस जमीन को अगर उनको इस्तेमाल करना है 5 करोड़ किराया देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो वो जमीन सरकार वापस ले लेगी। बैंगलोर में 5 स्टार होटल बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, 5 स्टार होटल वक्फ की जमीन पर, वक्फ को किराया मिलता है 12,000 रुपए। कांग्रेसी नेता का है। कितना किराया आना चाहिए 5 स्टार होटल का? कम से कम 4 करोड़ महीना। ऐसे ऐसे करके सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि जो 127 करोड़ वक्फ कमा रहा है, अगर वक्फ की संपत्तियों का 10% भी सही इस्तेमाल हो तो 12,000 करोड़ रुपए कमाएगा। हमारी बात मत मानिए ना, सच्चर कमेटी तो आपके खुदा है, दाता है, देवता है, उन्हीं की बात मान लीजिए। लेकिन ना उस पर तो शांत मुंह में दही जम जाती है। ये सिर्फ अमीर मुसलमानों के लिए हैं ये लोग सारे, कांग्रेसी हो, सपा हो, राजद हो, ये सिर्फ अमीर मुसलमान के लिए। गरीब मुसलमानों की कोई चिंता नहीं करेगा। जरा बता दें राजकुमार भाटी, जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड में कितने पसमानदा मुसलमानों को इन्होंने रखा? कितने अगर खानी को इन्होंने रखा? कभी रखा उन लोगों को वक्फ बोर्ड में? कभी नहीं। अमीर मुसलमान चाहिए इनको। देखिए ये गंभीर आरोप दोनों तरफ से लग रहा है। वहां भाटी जी लगा रहे हैं अजय जी पर, अजय जी लगा रहे हैं भाटी। देखिए मैं एक अखिलेश यादव का एक बयान आया भाटी जी, उसके बाद आपके पास जवाब लेके मैं जरा डिबेट खोलूंगी। वक्फ बिल को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट आया, वो कह रहे हैं ज्यादातर है तो लाने की जिद क्यों है? वक्फ बिल के पीछे न सही नीयत है न नीति है। वो ये कह रहे हैं मुसलमानों से उनके घर छीनने की साजिश है। बीजेपी की साजिश मुसलमानों को भड़काने की रहती है। ध्रुवीकरण की राजनीति का मौका चाहती है बीजेपी, यानी मौका खोजती है कि ध्रुवीकरण कर सके बीजेपी। ये अखिलेश यादव का आरोप है। अब वो आरोप जो आप पर लगा रहे हैं, मुझे जल्दी से जवाब दीजिए। विवेक जी के पास जाऊंगी और आनंद जी के पास। भाटी जी, उन्होंने कहा कि आपके अपने नेता कैसे जमीन हड़प कर बैठे रहे, उस पर आप लोग चुप रहे। आज आप बहुत हल्ला कर रहे हैं। देखिए, अभी डॉक्टर अजय आलोक बोल रहे थे। अजय आलोक पढ़े लिखे आदमी हैं, MBBS हैं। अगर चाहते तो शब्दों में भी, शालीन भाषा में भी बोल सकते थे, लेकिन गाली गलौज के शब्द प्रयोग करने लगे, अखिलेश यादव को धमकी देने लगे। यही तो ये ध्रुवीकरण करते हैं, इस तरह तो करके विपक्ष के नेताओं को धमकी देके, अल्पसंख्यक समाज को धमकी देके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। झूठ इतने शानदार बोलते हैं। अभी इन्होंने कहा कि संसद पे भी वक्फ का कब्जा है, संसद के ऊपर से वक्फ का कब्जा है। कोई मतलब हंसेंगे नहीं लोग सुन के।
दूसरी बात इन्होंने कहा इतने साल तक मुगलों का शासन रहा, नहीं, मैं कह रहा हूं, आपके हिसाब से चले तो संसद को कृपया भी आ जाए आलोक जी, कृपया, जैसे मैंने बोलने दिया आपको, मुझे भी सुन लीजिए शांति से। आपने कहा कि मुगलों का शासन लंबे समय तक रहा, एक मुगल इनकी बीमारी है, इन्हें बात बात पर मुगल याद आते हैं। जब मुगलों का शासन था तब वक्फ बोर्ड थे क्या? मुगलों ने कौन सी जमीन वक्फ को दे दी? तो ये सब फालतू की बातें हैं। असली बात यह है कि जिस तरह अयोध्या में सेना की जमीन इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को सौंप दी है, उसी तरह वक्फ की जमीनें इनमें कमियां निकाल के डीएम को इतनी पावर दे दी गई है कि डीएम जिसे चाहेगा उस जमीन को बाहर कर देगा। ये इस तरह के जो झूठ बोलते हैं, वक्फ जिस पे उंगली रख देता है वो जमीन उनकी हो जाती है, ऐसा कैसे संभव है इस देश में? इस देश में कानून है, संविधान है, वक्फ बोर्ड भी नियम कानून के अनुसार ही बनते हैं। उसमें ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में सेशन जज के लेवल का आदमी होता है जो उसके फैसले करता है, सर्वे होता है बाकायदा, राजस्व रिकॉर्ड देखा जाता है। तो ये सब झूठी बातें हैं, इन्हें केवल जमीनों पर को हड़पना है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार मैं जरा थोड़े और मुद्दे ले आती हूँ डिबेट में। अजय जी आप बोलना चाह रहे हैं मुझे? अच्छा ठीक है, बोलिए जवाब दे दीजिए। बस एक लाइन, आप दोनों के बीच में बाकी मेहमानों पर जा नहीं पाऊंगी। बोलिए जी बहुत पढ़े लिखे हैं। भाटी जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। अजय वर्मा भी बैठे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मुझे बताइए, क्या भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल बनाना, जिसको लीगल फैसले करने का अधिकार है, क्या हमारा भारतीय संविधान इजाजत देता है? बस हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। बताइए भाई, आप जवाब दे दीजिए, फिर आप कहेंगे 10 सेकंड में। ट्रिब्यूनल में कानून के जानकार रखे जाते हैं, ना कि धर्म के आधार पर। उसमें जज रखे जाते हैं, उस धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल नहीं बनता। मुल्ला मौलवी नहीं बनाते ट्रिब्यूनल। वो कह रहे जवाब आपने खुद दे दिया, जानकार होते हैं। हाँ, तो वो यही तो कह रहे हैं, वो कह रहे धर्म के आधार पर क्यों हो फिर ट्रिब्यूनल? अजय जी यही तो सवाल पूछ रहे हैं। होता, मैं उसी बात का तो खंडन कर रहा हूँ। हाँ, धर्म के आधार पर नहीं होता, कानून की जानकारी के आधार पर होता है। चलिए मैं डिबेट खोल देती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आज अच्छा लग रहा है कि दोनों आप म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी खोलकर बैठे हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, तो ये भी कभी कभी होना चाहिए, अच्छा लगता है ये देख के। मैं आगे बढ़ रही हूँ, जरा एक ये बता दूं जरूर कि एक बड़ा बयान जो अकबरुद्दीन ओवैसी का आया, हाजी साहब उसके बाद आ रही हूँ, अजय जी आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन पहले अजय जी आपके पास आ जाती हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने जो बार बार राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये संविधान के खिलाफ। चलिए, वक्फ बिल पर अकबरुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया है, नफरत का बीज बोया जा रहा है। वो कह रहे हैं मुस्लिम टारगेट पर है, थोड़ी से बात पर बुलडोजर चल जाता है, तो नफरत का बीज बोया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। अब ये वाला जो बयान है, अनंत जी जरा आपके पास आते हुए, क्योंकि ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है, भाटी जी ने भी कुछ इसी तरह की बात कही है, और अकबरुद्दीन ओवैसी तो खुलकर कह रहे हैं कि नफरत का बीज है। अजय आलोक जी ने कहा कि ये पारदर्शिता वाला बिल है, लेकिन जब बार बार विपक्ष के नेता ये कहेंगे मुसलमान टारगेट पर, नफरत का बीज है, मुसलमानों को पीड़ा देते हुए मजा आता है बीजेपी को, तो लोग भरोसा करेंगे क्या? ये मुझे लगता है कि भाटी जी को मैं भी थोड़ा सा तारीफ कर देता हूं उनकी। वो पढ़े लिखे तो हैं ही, चतुर राजनेता भी हैं। भाटी जी बहुत अच्छे से अश्वत्थामा हतो नरों के बाद शंख बजा देते हैं, कुंजरों पर जाते ही नहीं है। उन्होंने ट्राइब्यूनल पर ही अपनी बात समाप्त कर दी। ट्राइब्यूनल में अगर न्याय नहीं मिल पाया भाटी साहब, तो क्या, उसके बाद क्या व्यवस्था थी? यहां पर आप गए नहीं कि अदालत जाने की अनुमति नहीं है, अदालत जा ही नहीं सकते आप। अरे जो वामसी पोर्टल है भाटी जी, उसमें 60,000 विवाद दर्ज है, 60,000 टू बी प्रिसाइज, 58,921 विवाद दर्ज है वक्त की प्रॉपर्टी की। तो क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि गरीब मुसलमानों को उसका हक मिले? क्या आप चाहते हैं कि मुतवल्ली ही मलाई काटते रहे वक्फ के नाम पर? अगर वक्फ में, मैं तो अभी कल से देख रहा हूं कि जितने वक्फ बोर्ड हैं, अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनको सहायता नहीं देती तो वो किसी को सैलरी नहीं दे पा रहे अपने एम्प्लॉइज को। और अभी बहुत सारे उदाहरण अजय आलोक जी ने गिनाए कि 5 स्टार होटल से, और वो ऐसा तो होता ही रहा कि आप उंगली रख दो और आपकी वक्फ है। वो सारे जो नियम बताएंगे ना, वो सारे नियम हैं, पर उन नियमों का कितना पालन होता है इसको भी देखना पड़ेगा। और आप लोग बेवजह की एक अकारण भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही भ्रम CAA के टाइम भी फैलाने का प्रयास किया गया था कि मुसलमानों को कागज दिखाया जाएगा, उनको एलियनेट किया जा रहा है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे करना। ये सारे डायलॉग CAA और NRC के समय हम सुन चुके हैं, नयापन कुछ भी नहीं है। और CAA लागू हुए 2 साल हो गया है। किसी भी एक मुसलमान की नागरिकता गई हो तो बता दीजिए। कल गृह मंत्री ने संसद में पूछा तो आपके नेता भी बंगले झांकने लगे इस पे। तो मुझे लगता है कि
हिंदू मुसलमान के बारे में जिस प्रकार का भ्रम आप लोग फैलाते हैं और आप लोग ध्रुवीकरण करते हैं, आप लोग मुसलमानों को विशिष्ट दिखाने का प्रयास करते हैं, उससे समाज में पोलराइजेशन होता है। इतने सालों से स्वाधीनता के 75 साल बाद तक हिंदुओं को इस कदर दबाया गया, उनकी मंशाओं को, उनकी भावनाओं को ध्यान ही नहीं दिया गया, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया और मुसलमानों को एक विशिष्टता बोध का एहसास राजनीतिक दलों द्वारा जो कराया गया, उसी विशिष्टता बोध के कारण आज मुसलमानों को अगर संविधान सम्मति समानता के अधिकार पर लाने का प्रयास होता है तो आप लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि उससे आपका वोट बैंक छिनता है। तो कृपा करके संविधान की बात अगर करें तो संविधान सम्मत बात होनी चाहिए कि समानता के अधिकार में भाटी साहब को जितना अधिकार है उतना ही अधिकार अनंत विजय को ही है, उतना ही अधिकार अजय वर्मा जी को है, और मुझे लगता है कि इन तीनों को जितना अधिकार मिलना चाहिए उतना ही अधिकार अजय आलोक जी को भी मिलना चाहिए। अच्छा, मैं एक बार विवेक जी के पास जा रही हूँ। विवेक जी, जरा ये बताइए, कोई ऐसा कानून है जो मोदी सरकार ने पारित किया हो और वो देश के लिए अच्छा हो, या फिर हर कानून में संविधान ही टारगेट पे है? जब भी कानून बनता है आप हमेशा कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान पर अटैक है, ये काला दिन है। कौन सा कानून है जब काला दिन नहीं था? इसका उत्तर तब मिलेगा सुचरिता जी जब जाकर के संघ की एक शाखा आप लगाइए। अच्छा। और वहां पे सुनिए कि सिखाया क्या जाता है। सुबह डंडे लेकर के क्यों घूमते हैं, किसके खिलाफ वो डंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, सब कुछ पारदर्शिता तरीके से क्लियर हो जाएगा। 1925 में क्या एजेंडा था, अंग्रेजों के साथ क्यों थे, सो कॉल्ड कल्चरल रिवॉल्यूशन में मुसलमानों का क्या स्थान है, सब आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक इस्लामोफोबिक संगठन है जिसका मानना है एक पुरानी 5000 साल पुरानी संस्कृति है, उसको हम आज रेप्लिकेट करेंगे। विवेक जी, ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि जब हर कानून पर आप वही लाइन बोलेंगे, जब कोई भी पहल होगी सरकार की तरफ से और आप कहेंगे संविधान खतरे में है, संविधान पर बड़ा हमला है, क्योंकि राहुल जी का भी यही बयान आया, सारे नेता यही बोल रहे हैं, तो फिर लोग कहेंगे भाई कब संविधान खतरे में नहीं है? हर बार वही लाइन। ऐसा नहीं है, लोग कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, कुछ नहीं कहेंगे, भरोसा कर रहा है आप? होम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दिया है मैं उसका खंडन करता हूं। जब वो कह रहे हैं कि साहब बिल लागू हो गया तो लागू हो गया और आपको पालन करना पड़ेगा वरना कोर्ट में जाइए, आई थिंक इज कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग। कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है? वो कह रहे देश की संसद कानून बना रही है। विवेक जी, उन्होंने कहा देश की संसद कानून बनाएगी और वो सबको स्वीकार करना होगा, इसमें गलत क्या है? ये तो दो टूक उन्होंने बात कही। Can I speak? हाँ, please speak. Can I speak? Please speak. Thank you. Please give me 20 seconds. Let me condemn the Home Minister. Don't stop me. Home Minister constitution. That gives you pleasure. Please do. क्योंकि brute force से कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, कम्युनिस्टों की हो, भाजपा की हो, अगर कोई भी बिल हम पारित करते हैं ब्रूट फोर्स से, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारी मेजोरिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि जनता को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेस्ट करने का राइट है, कोर्ट में जाने का राइट है। तो ये थोड़ी उन्होंने कहा कि आप प्रोटेस्ट मत करिए, उसी पे तो वो कह रहे थे कि अदालत जाइए। विवेक जी, के देश में कितने वोट मोदी सरकार को मिले हैं जरा बताइए ना मुझे। मैं यही तो बात कह रही हूँ। उन्होंने कहा देश की संसद कानून में, देखिए अजय जी, मैं इसी की बात कर रही थी। इसको धमकी कह रहा है विपक्ष कह रहा है कैसे बोल सकते हैं कानून मानेंगे? भाई देश की संसद अगर कानून मानेगी तो वो बनाएगी, तो वो मानना होगा। मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई भी गलत बात कही है। आपके पास अधिकार है अदालत जाने का, उस अधिकार का इस्तेमाल करना वो भी अधिकार है, आप करिए। हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, तो करिए ना, कौन रोक रहा है? आपको लगता है रोकेंगे? कितना वोट है? इनसे पूछे मोदी सरकार के पास कितने करोड़ वोट हैं? 150 करोड़ के देश में से इस सरकार के पास कितना वोट है? अच्छा, उनके पास नहीं है लेकिन लेफ्ट के पास बहुत वोट है। यू आर नॉट इवन 50% मार्क, और आप कह रहे हैं कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, और इंडिया आप समझते हैं। विवेक जी, ये सबसे अपमानजनक बात है। केरल में कितने एग्जाम्पल्स हैं वक्फ की? वक्फ ने कैसे जमीनें हड़पी हैं केरल में, कितने एग्जाम्पल्स हैं? मैं लेफ्ट की धरती से बोल रही हूँ। आप कह रहे हैं इनके पास नहीं है जनाधिकार, जनता ने कितने वोट किए, आपको कितने हैं? और जहां पर है लेफ्ट वहां पर बता दीजिए। केरल से तो सबसे ज्यादा मामले हैं, और उसमें सिर्फ हिंदू फैमिलीज नहीं, क्रिश्चियन फैमिलीज हैं। हिंदू फैमिलीज नहीं है जो आप इसे हिंदू मुसलमान का मामला बताते फिरते हैं। ना हिंदू मुसलमान का मामला है ये मुसलमान का मामला है। मुसलमानों को विक्टिमाइज करना है, उनकी जमीनों को। आप विक्टिमाइज कर रहे हैं अजय जी, आप विक्टिमाइज कर रहे हैं। आपको खुशी मिलती है विक्टिमाइज करके मुसलमानों को? अरे पूछ लेती हूँ, सुन लीजिए।
बताइए भाई। एक मिनट सुचरिता जी, सुचरिता जी, पागलपन का कोई इलाज नहीं होता है। मैं विवेक श्रीवास्तव जैसे पागल व्यक्ति पे अपना दिमाग और एनर्जी नहीं खर्च करना चाहता। अच्छा नहीं, इस तरह के शब्द कांग्रेस को पूछिए, इनका कोई स्टेक ही नहीं है, स्टेक होल्डर है ही नहीं। अरे 1% वोट भी नहीं मिलता है इनको। इनसे क्या बात करनी है? चाइनीज पिट्टू हैं, जाए जाके शी जिनपिंग के पास अपनी बात करें। झूठ मूठ का हिंदुस्तान में बोलने की क्या जरूरत है इनको? शी जिनपिंग के पास जाए, चाइना में, इनको समझा देगा 5 मिनट के अंदर मुसलमानों को शोषण किसको कहते हैं। चाइना से सीखे जाके वुलमन मुसलमानों को कैसे शोषण करती है चाइनीज। शी जिनपिंग बता देंगे इनको। यहाँ ज्ञान दे रहे हैं मुझे मुसलमानों को शोषण। देखिए अरे आराम से भाई, आराम से जाके चाइना में जाके अपना ज्ञान लीजिए। धमकी देने की यहाँ जरूरत नहीं है। धमकी दीजिएगा तो धमकी देने वालों को सीधा करना आता है। मेरा देश है, मेरा राइट है, मेरा देश है, मेरा राइट है। देखिए मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूं। अरे करिए ना भाई, राइट है तो प्रोटेस्ट आपको कौन मना कर रहा है? लेकिन आप कहेंगे कि हम साइन बात करेंगे। देखिए प्रोटेस्ट करिए, उसकी शुरुआत मेरे शो से मत करिए। बस मैं ये कह रही हूं, आप लोग प्रोटेस्ट करिए। मैंने शुरुआत में ही कहा कि गृह मंत्री के बयान से बहुत विपक्ष के नेताओं को आपत्ति थी। मैंने अजय जी ये शुरू में ही कहा, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। अगर सरकार कोई कानून बनाएगी तो उसे मानना होगा। उसके खिलाफ आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनका हनन कोई नहीं कर रहा है। नहीं, उनका हनन कोई नहीं कर रहा। मैं एक बार मैं सुनिए, अजय जी के पास जा रही हूं। अजय जी जरा बताइए, इस पूरे मामले में जो लोग बार बार कह रहे हैं, क्योंकि मैं राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ के अगर बताऊं, उन्होंने कहा है कि यह संविधान पर, देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे बड़ा हमला है और मुसलमानों का धार्मिक आधार छीनने की पूरी तैयारी कर ली है इस सरकार ने। यह कहा, इतना सियासी हल्ला मच रहा है, लेकिन वो संसद में इस पर नहीं बोले हैं। अब वहां लखनऊ के कुछ मौलवी मैंने सुनवाया, वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस इतना हल्ला करती है, हमारे समर्थन में बोलने तक तो आई नहीं राहुल गांधी संसद में, ना प्रियंका गांधी आई कल संसद, वोट भी नहीं किया। देखिए सुचरिता जी, सबसे बड़े संघर्ष कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति खटाखट लाल संविधान हमारे नेता राजा बडिंग, हमारे नेता, अरे भाई कौन बोल रहे हैं बीच में? नहीं, आप बोलिए, आपका समय, आप बोलिए। नेता राजा बडिंग, इमरान मसूद, हमारे नेता बफ के ऊपर गौरव गोगोई उपनेता हमारे बड़ी मजबूती से सरकार की नीति और नीयत का खुलासा किया कि कितनी खोटी नीति और नीयत है। और अभी एक बात कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि 4 करोड़ मिलना चाहिए, 40 लाख मिलना चाहिए, 1.5 रुपए की वो है। जो भगवान श्री राम के दरबार में 1382 एकड़ जमीन आर्मी की, जो मोदी जी हमारे सरकार के टाइम में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्मी को, सेना को दी, आपने वो छीन के क्या नानी से लेके आए थे अमित शाह जी और मोदी जी उस जमीन को, जो अपने मित्रों को फ्री में दे दी? वो 56,000 जमीन क्या नाना की थी जो उन्होंने दे दी सेना की? भारत सरकार की जमीन थी। चिल्लाते रहते हैं, फालतू की बात करते हैं। नहीं, उन्हें दे दी गई वो जमीन। और सुनिए, पोर्ट जो अडानी पोर्ट है, जो 1 रुपए में दिया गया है, वो अरबों रुपए में, आपके बीच में नहीं बोला था, वो अरबों रुपए उस समय। ओ भाई, अडानी पोर्ट भी आपने पहले दिया था, और जहाज 1993 में चिमन भाई पटेल की सरकार में सबसे पहले कांग्रेसियों ने दिया था। क्या बात कर रहे हैं? बताओ तो है नहीं आगे बोलने के लिए। 1993 से लेकर 2013 तक अडानी को सबसे। सुचरिता जी, अरे आलोक जी, अभी आप कह रहे हैं, अभी आप उनकी तारीफ कर रहे थे कि पढ़े लिखे आदमी है, तो बोलने दीजिए जरा उन्हें, थोड़ा वो बोल ले, अपना बात रख ले, उसके बाद आप उन्हें इंटरजेक्ट। भाई गलत बोल रहा हूं तो टोकूंगा ना। हाँ, टोकिए, उसी के लिए है ये शो, एक दूसरे को टोकिए। बहना जो इनके पास ज्ञान की किताब है, गॉडसे की किताब है, ये महात्मा गांधी के देश में शांति नहीं चाहती। नहीं, देखिए, मेरा मानना है, मैं एक स्पष्ट बात कहती हूँ। सुनिए अजय वर्मा जी, मैंने जो सवाल पूछा वो इसलिए पूछा क्योंकि वो सवाल भी, सुनिए ना, वो सवाल भी हमसे नहीं आया। वो सवाल इस देश में, वो सवाल यासूब अब्बास करके जो मौलाना है, शिया गुरु हैं, लखनऊ में रहते हैं, उनका ये बयान। उन्होंने कहा कि इतना हल्ला मचाया, लेकिन प्रियंका गांधी वोट करने तक नहीं पहुंची संसद में वक्फ बिल के खिलाफ। इतना हल्ला मचाया, राहुल गांधी ने इतनी बातें कही, लेकिन संसद में बहस में बोला नहीं, हमारा पक्ष रखा नहीं। अब मुझे बता दीजिए अजय जी, आज तक उनका गुस्सा सही है या गलत? आज तक भी, सुन तो लीजिए, आप सुन कहा नहीं है, बोलिए। आज तक भी वो सूफी फाउंडेशन का नाम
हमने आज तक कभी नहीं सुना। भाजपा ने अपने प्रायोजित कार्यकर्ताओं को तैयार करके आईटी सेल ने कुछ मुसलमानों को लवादा पहना। चलिए, यासूब अब्बास का तो नाम सुना आपने या उनका भी नहीं सुना? और उनको स्टेटमेंट भाटी जी ने सुना होगा। भाटी जी बता दीजिए, आपने सुना है कि नहीं सुना है? बता दीजिए जरा, सुना है कि नहीं सुना है उनका नाम? चाइना की रणनीति भी नहीं सुना। अच्छा चलिए, इन्होंने नहीं सुना। अमेरिका की रणनीति भी बीजेपी बनाएगी। ये मुद्दों से छुपाने के लिए और देश में मुद्दों से भटकाने के लिए बोलेंगे केवल नया पाठ्यक्रम हिंदू। अच्छा ठीक है, मुद्दों से भटका रहे हैं, ये वाला आर्ग्यूमेंट है आपका। तानाशाही करती है, मुद्दों से भटका रहे हैं। ये वक्फ का देखिए, वक्फ में संशोधन का एजेंडा क्यों भटका रहे? कब से था? बेरोजगार। चलिए, ये तो भटका रहे हैं। अजय जी, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, ये भटका रहे हैं। आपके नेता तो इस पर हल्ला कर रहे थे ना, तो क्यों नहीं बोले? अखिलेश जी तो जेपीसी में नहीं थे, पर वो बोले हैं संसद में। भारत पे हो गया, आपके नेता क्यों नहीं बोले? सवाल पूछेंगे लोग। विदेशी हो गया, प्रति व्यक्ति आय घट गई। अब देखिए, किसी और टेंजेंट पे चले जाते हैं आप। मुद्दों से भटकाने के लिए लोग रोजगार की बात न करें, लोग व्यापार की बात न करें, लोग नोटबंदी भी तो इनका एक प्रयोग था या सहयोग था। चलिए, तो नोटबंदी पे डिबेट बहुत कर ली ना सर, अब आज तो वक्त पे कर रहे हैं, वक्त पे बोलिए ना। किसानों के काले कानून थे, आज तक एमएसपी नहीं वक्त पे नहीं बोलेंगे भाई। नहीं, मुझे ऐसा लगता है हाजी साहब, मुझे ऐसा लगता है असदुद्दीन ओवैसी ने अपना गुस्सा दिखाया, उन्होंने फाड़ा, उन्होंने कॉपी फाड़ दी। उन्होंने कहा मैं इसके समर्थन में नहीं हूं, उन्होंने कॉपी फाड़ी। सुन लीजिए, क्योंकि वो गुस्से में है, वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जो इतने गुस्से में हो, वो संसद में डिबेट में पार्टिसिपेट करने भी ना आए, वो बोले भी ना, वो वोट करने भी ना आए, तो फिर लोग पूछेंगे कि ये वाकई गुस्से में है या दिखावा कर रहे हैं। ये वाजिब सवाल है कि नहीं, इसके बारे में सोचिए। मैं एक बार हाजी साहब के पास जा रही हूं। हाजी साहब जरा बताइए, अब बिल फाड़ दिया, अब आगे क्या करेंगे? देखिए, जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने बिल फाड़ा था अफ्रीका में, उसी तरीके से कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है सदन में वो बिल फाड़ दिया, जो काला कानून भाजपा लगातार लेकर आई थी। और अगला टारगेट हमारा यही है कि जो हमारे खिलाफ एक हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए सरकार इस तरीके का अमेंडमेंट कर रही है, तो हम अपना जो संवैधानिक और कानूनी अधिकार है प्रोटेस्ट का, वो हम करेंगे पूरे देश में। देशव्यापी एक प्रोग्राम चलाएंगे। अभी आप पुराना वाले नैरेटिव में ही जी रहे हैं, अब तो रिट्रोस्पेक्टिव भी नहीं है, वो भी बदल दिया, वो भी बदल दिया है कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। दूसरा, अच्छा सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। और मैं ये कह रहा था कि सरकार लगातार कह रही थी कि हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं, कितने केस हैं जो भ्रष्टाचार के हैं? कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया कि माइनॉरिटी अफेयर्स ने बताया कुल 570 केस हैं जो बाई के खिलाफ लोग अदालत में गए, कुल 8 लोग गए। तो जिस तरीके का ये प्रोपेगेंडा बनाया गया, और एक धर्म के लोग, अरे सर सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है सर। मैं सुनिए बैरिस्टर साहब की स्पीच, उन्होंने बताया 570 के। बैरिस्टर साहब तो दूसरी बात बोल रहे हैं ना, विवादित प्रॉपर्टी 60,000 है जो वामसी पर दर्ज है सर। अच्छा सुनिए, अरे सर मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, पहले 2 साल की सजा थी अगर कोई वक्फ की संपत्ति को कोई वो कब्जा करता था तो 2 साल की सजा थी। कल बैरिस्टर साहब ने बताया कि 6 साल की, अब 6 महीने की सजा कर दी। पहले नॉन बेलेबल ऑफेंस था, अब बेलेबल ऑफेंस कर दिया। तो इस सरकार की नियत इस बिल को लाकर वक्फ की संपत्तियों को बचाने के लिए नहीं है, इस बिल को लाकर मुसलमानों की संपत्तियों को छीनने की नियत है। और ये हम लगातार। अच्छा देखिए, एक मिनट, एक बड़ी खबर है, मैं जरा अपने दर्शकों को बताऊंगी। राज्यसभा में आज वोटिंग होनी है, उससे पहले बिल पर बीजेडी का यू टर्न है, जरा सुन लीजिए। बिल पर अपने विवेक से मतदान करें सांसद। अब बीजेडी ने अपने सांसदों से क्या कहा है? वक्फ बिल पर सांसद खुद फैसला ले लें, यानी अब सांसदों से कोई दिशा निर्देश नहीं है कि समर्थन में या बिल के खिलाफ वोट करना है। पार्टी ने कोई व्हिप जारी नहीं करा है, बीजेडी कह रही, और कह रही अपने विवेक से आप फैसला करें और वोट करें। मुझे लगता है इकलौती पार्टी है जिसने ये कहा है कि अपने विवेक से सांसद फैसला ले ले। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीजेडी का सीधा स्पष्ट कहना है सांसद अपने विवेक से फैसला ले। अब ये कहने के पीछे मंशा क्या है अजय जी? मुझे लगता है इकलौती पार्टी है जो ये मान रही है, ये कह रही है कि सांसद अपना फैसला ले, कोई व्हिप जारी नहीं कर रही। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेडी हमारी विपक्षी पार्टी, प्रमुख विपक्षी दल है हमारे लिए उड़ीसा में। वो मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है, लेकिन बीजेडी का में हम लोग ये मानते हैं कि नवीन पटनायक हों चाहे उनके पिताजी बीजू पटनायक हैं, वो हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित रहे हैं, हमारे विपक्षी होकर भी। तो इसलिए उनका जो फैसला है वो उन्होंने बिल्कुल सोच विचार के ही लिया होगा और सांसद
अपने स्वयं विवेक से फैसला लेंगे। नहीं, इसका सीधा मतलब है कि उन्हें लग रहा है कि इस पर बटे हुए हैं। इस पर अब देखिए, एक बड़ा क्लियर है कि बहुत सी पार्टियों ने, ये कहा जा रहा है कि अपना वोट बैंक को साध कर, अच्छा हाजी जी बोल रहे हैं, हाजी जी आ रही हूं एक बार अजय भाटी जी, ये बड़ा क्लियर है कि बहुत से सांसदों ने, ये आपके नेता पर भी आरोप लग रहा है, अखिलेश जी पर, कि कल उन्होंने बयान तो दिया लेकिन उन्होंने उस आक्रामकता से वक्फ संशोधन बिल पर नहीं बोला है जिस आक्रामकता से वो लगातार ट्वीट करते हैं या फिर उनके बाकी साथी बोल रहे हैं, राम गोपाल जी बोल रहे हैं या फिर जियाउर रहमान बर्क बोल रहे हैं। उन्होंने उस आक्रामकता से नहीं लिया क्योंकि उन्हें भी लगता है वक्फ के खिलाफ क्या ऐसा है कि मुस्लिम वोट बैंक है और हिंदू वोट बैंक है, अगर ये करेंगे तो कहेंगे प्रिविलेज देना चाह रहे हैं मुसलमानों को, तो थोड़ा सा पीछे हाथ खींच लो। अखिलेश यादव जी ने तो 2 वाक्य में ये अपनी पूरी मंशा जाहिर कर दी थी। एक तो उन्होंने कहा कि ये बिल जो है बीजेपी के लिए वाटरलू सिद्ध होगा, आपने सुना होगा। दूसरे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इसके विरोध में मतदान करेगी। कोई असमंजस की स्थिति उनके सामने नहीं थी बिल्कुल भी, और हमारे कई सांसद बहुत मुखर तरीके से इसके खिलाफ बोले। इकरा हसन का अगर आपने भाषण सुना हो तो बहुत तथ्यात्मक तरीके से इसके क्या क्या नुकसान होंगे उन्होंने स्पष्ट बताया। लेकिन जहाँ तक नवीन पटनायक जी का सवाल है, नवीन पटनायक जी पिछले काफ़ी लंबे समय से मोदी जी के प्रति और बीजेपी के प्रति उदार रवैया अपनाते रहे हैं, और जब जब कहीं आमने सामने की बात आई है तो वो हमेशा मौन हुए हैं। वो उनके दिनकर जी की एक कविता है बहुत प्रसिद्ध कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध, ऐसे समय में तटस्थता भी एक अपराध होती है। तो और इसी कारण से नवीन पटनायक उड़ीसा में बुरी तरह हारे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते नहीं रहे पूरे 5 साल, और फिर चुनाव उन्हीं के सामने लड़ा तो लोगों ने कहा जब ये इनका समर्थन ही कर रहे हैं तो हम बीजेपी को ही वोट दे देते हैं। बीजेपी की सरकार बन गई बहुत ज़्यादा बहुमत से। तो ये तो नवीन पटनायक का तो कोई ज़्यादा विश्वास था नहीं पहले से भी, और ये इस तरह के मुद्दों पर एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं तटस्थ रहना भी नुकसान होता है और उसके कई मायने होते हैं, आप लोग बिहार में ये मानकर चल रहे हैं कि इसका नुकसान नीतीश कुमार को होगा, इसका नुकसान होगा चिराग पासवान को, इसका नुकसान होगा चंद्रबाबू नायडू को। वो ये कह रहे हैं कि हम भी मुसलमानों के हित में ही इसे समर्थन दे रहे हैं, यानी ये वोटर तय करेगा, ये आम आदमी तय करेगा कि मुसलमान का हित कहां है। एक आप हैं और दूसरे नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ 3 नाम आपने लिए अभी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और ये पासवान, और चौथे जयंत चौधरी भी हैं। ठीक, इन्होंने जो अमेंडमेंट अब बीजेपी लेकर आई थी उस पर कई ऐतराज किए थे। इन्होंने अपनी कुछ शर्तें भी लगाई थी, इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन इनके सुझाव कह तो दिया, मौखिक जुबान से तो कह दिया कि मान लिए हैं, लेकिन जो अब बिल आया है उसमें माने नहीं गए हैं। नहीं, तो ये रिट्रोस्पेक्टिव वाला, वक्त का यूजर वाला हैसियत है। नहीं भाटी जी जो रिट्रोस्पेक्टिव जो किया है वो सुझाव मानकर ही तो किया है, पहले से तो इसमें प्रावधान था। तो कह रहे हैं हम ये प्रावधान बदला गया है, सुझाव माने भी तो गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे सुझाव नकार दिए गए सिरे से। ये जो कहा जा रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, 2025 के बाद से होगा, ये एक सुझाव ही था जिसे माना गया है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सिरे से नकार दिए सारे सुझाव, कुछ माना ही नहीं गया। विवेक जी सारे ला रहे, विवेक जी आ रही हूं आपके पास, जरा जल्दी से बताइए, नहीं माना गया क्या? नहीं माना गया, कुछ नहीं माना गया। क्यों? ये रिट्रोस्पेक्टिव वाला आप सुन लीजिए पहले, नहीं था क्या? ये रिट्रोस्पेक्टिव की तो बात कही गई है जी, आप सुने जरा, ये रिट्रोस्पेक्टिव की जो बात कही गई है ये मिसगाइड कर रहे हैं। आपको अगर रिट्रोस्पेक्टिव भी करना है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप चैलेंज क्यों करते हैं? एक तरफ तो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करके अपने नुमाइंदों को कोर्ट पहुंचाते हैं, कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव में होगा, हम तो खुदाई करेंगे, हम तो सर्वे करवाएंगे, हमारा अधिकार है, अन्याय हुआ। दूसरी तरफ आप बिल पास करने के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं। आप कहते हैं साहब रिट्रोस्पेक्टिव में किसी मस्जिद, मजार, किसी जमीन के ऊपर हम कुछ नहीं करने वाले। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं और बीजेपी इस पे एक्सपोज्ड है। ठीक है, इसका भरोसा करना भी नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार तो मैडम नोएडा अथॉरिटी में भी है। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि एक कवर अप है रिट्रोस्पेक्टिव क्लॉज। भाई अजय जी जरा इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। वो कह रहे हैं एक कवर अप है, ये कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, 2025 के बाद होगा, लेकिन अपने लोगों को, एजेंट्स को लगा के सारे मस्जिदों के पीछे लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि विवेक श्रीवास्तव जो मुझ पे इतना चिल्ला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे इतना चिल्ला रहे हैं, थोड़ा लालू यादव का स्टेटमेंट सुनिए ना, क्या बोलते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में, कि पूरा चोरों का अड्डा है, करोड़ों अरबों की संपत्ति पे अपार्टमेंट पटना का पूरा डा बंगला रोड हथिया लिया। तो लालू यादव ही ना बोल रहे थे, तो हमने तो उनकी इच्छा पूरी कर दी। भाई गरीब मुसलमानों का भला, उससे क्या दिक्कत है? भाई ओवैसी साहब के आदमी बोल रहे थे, आपको पता है सुचरिता जी,
12 वक्फ की संपत्तियों पे मॉल बना हुआ है और उस 12 वक्फ की संपत्तियों का किराया माननीय ओवैसी जी मात्र 3,500 रुपए दे रहे हैं। बाजार मूल्य से उन 12 संपत्ति का किराया कम से कम आना चाहिए, तो कम से कम 80 करोड़ रुपए महीना आना चाहिए, जो कि ये सरकार वसूलेगी, या नहीं तो उनसे खाली करवा लेंगे वो जगह। यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है। पैसा निकल रहा है ना, वो दिक्कत है, पैसा निकल रहा है। ये पूरा का पूरा अमीर मुसलमानों के चक्कर में ये अपनी जिंदगी ये लोग खराब कर रहे हैं, और ये पूरे के पूरे लोग सिर्फ अमीर मुसलमानों की बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। ठीक है, आनंद जी बोलना चाह रहे हैं। आनंद जी, भ्रष्टाचार से आपका लेना देना एक, ठीक है आनंद जी, मैं बहुत संक्षेप में दो बात कहना चाहता हूं अभी। हाँ बोलिए सर जी। भाटी जी ने अभी दिनकर जी की एक पंक्ति कोट की, लेकिन फिर भाटी जी अगली पंक्ति अश्वत्थामा की तरह शंख बजा के गोल कर गए। उसी कविता में दिनकर जी ये भी कहते हैं, समर शेष है शपथ धर्म की लाना है यह काल। तो अगर दिनकर जी उसी कविता में कह रहे हैं कि शपथ धर्म की लाना है यह काल, तो इसको भी तो कभी कभी कोट कर दिया कीजिए भाटी जी की अश्वत्थामा तो नरों के बाद शंख बजा देंगे, ये तो ठीक बात नहीं है सर। दूसरी बात यह है कि विवेक जी जो अभी कह रहे थे कि संघ शाखा जाके देखिए और वहां लाठी चलाई जाती है, अरे किस किताब में पढ़ लिया आपने? क्या मार्क्स ने ऐसा लिख दिया था क्या? या संघोफोबिया से आप लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे? प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं आप लोग, और कम से कम अभी प्रकाश करात का इंटरव्यू पढ़ लीजिए। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि आरएसएस जिस स्पेस में कल्चरल और सोशल स्पेस में काम कर रहा है उसमें कभी काम करके तो देखो, टक्कर कहां से दोगे? काम करोगे नहीं, प्रोटेस्ट की बात करेंगे और सिर्फ कमरे में बैठकर वो जो एक फिल्म आई थी ना, उसी फिल्म की तरह बहस करेंगे, चोर कैसे था, क्या था। जेएनयू में रात भर बहस होगी, न कभी आप ग्राउंड में जाएंगे न लोगों से मिलेंगे। तो यही होगा कि कांग्रेस पार्टी गलत बात है, ये गलत बात है। कविता आज तो शेर व शायरी वहां भी चल रही है राज्यसभा में, बताइए जी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे वक्तव्य पर इतनी बारीकी से रिसर्च करते हैं और जो मेरी कमियां बताते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है ऐसे विद्वान व्यक्ति मेरी कमियां बता रहे हैं तो मेरे अंदर सुधार जरूर होगा, क्योंकि मैं ये विश्वास रखता हूं कि निंदक नैरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी बिन साबने निर्मल करे सुभाए। तो आपकी आलोचना को मैं सकारात्मक ले रहा हूं और आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। चलिए मैं एक खबर जाते बता देती हूं, क्योंकि ये बड़ी खबर है और अजय आलोक जी थोड़ी आपके लोगों के लिए मुश्किल है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता कासिम अंसारी ने जेडीयू छोड़ दी है, जेडीयू के स्टैंड से नाराज होकर पार्टी छोड़ी है, ये खबर आ रही है। वक्फ बिल को और जेडीयू के समर्थन से वो नाराज थे। अब पार्टी के अंदर जो एक ये फिशर्स हैं और ललन सिंह के बयान से वो खुश नहीं थे, ये कह रहे हैं। अब इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी है। क्या इसका असर जेडीयू बीजेपी पर होगा? मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, 10 सेकंड में बोलिए। आप बिहार से आते भी हैं, इसीलिए इस पर बोलिए जरूर। एक पैसे का असर नहीं होगा, ना जेडीयू पे कोई असर होगा, ना बीजेपी पे कोई असर होगा, और हमारे संबंधों पे तो कभी कोई असर ही नहीं होगा। याद रख लीजिए, नीतीश कुमार की एक अपनी विश्वसनीयता है और मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया 20 साल में ये सब जानते हैं। इसलिए जो मुसलमान नीतीश कुमार के साथ है, पसमानदा अगर पहली बार भारतीय राजनीति में कोई लेकर आए तो वो नीतीश कुमार थे, इसी पार्लियामेंट में, संसद में 2003 में। ठीक, तो जितने मुसलमान नीतीश कुमार के साथ हैं और मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है, कोई असर नहीं पड़ने वाला। राज्यसभा में आज चर्चा जारी है और राज्यसभा में आज इस पर ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये पारित भी हो जाएगा। ऐसे में बिल्कुल फाइनल काउंटडाउन है वक्फ संशोधन बिल का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जुड़ने के लिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है।